हेलो फ्रेंड्स, ये इकोनॉमी का थर्ड लेक्चर है। एग्रीकल्चर वाला पार्ट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम इसमें। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सबसे पहला टॉपिक है इसमें। तो यूनियन बजट 2021-22 ने फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एपीएमसी को भी आप एलिजिबल करोगे एज अ बेनिफिशियरी अंडर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, तो पहले क्या था, एपीएमसी इसके बाहर थी, बट वो भी अब बेनिफिशियरी के अंदर इंक्लूड कर दी गई हैं। तो हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता क्या है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरी आती किसके अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए। और इनका एम क्या है, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, जो मीडियम लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी होती है, जो लोन होता है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड करेंगे। किनको, जो हमारे बेनिफिशरीज़ हैं। बेनिफिशरीज़ कौन कौन से इंक्लूडेड है, फार्मर्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एग्री एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स हो गए, सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी हो गई, लोकल बॉडी स्पॉन्सर्ड पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हो गए, और एपीएमसी भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो दीज आर द बेनिफिशरीज। इनको क्या प्रोवाइड करेंगे, ये इस फंड के अंदर इनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि मीडियम और लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज़ के लिए होंगे। ठीक है, और इनके साथ साथ इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं, पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने एक होता है प्री हार्वेस्ट होता है, तो प्री हार्वेस्ट इसके अंदर कवर नहीं है। इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स कवर हैं, जैसे कि सप्लाई चेन सर्विसेज हो गए, ठीक है, कोल्ड चेन हो गए, लॉजिस्टिक पार्क्स हो गए, वेयर हाउसेज हो गए, सिलोज हो गए, जहाँ पे आप ये सब करते हो। तो इसके लिए जहाँ पे आप फूड्स क्रॉप्स वगैरह रखते हो, तो उन सब चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हाई करने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, उसमें क्या है, ऑर्गेनिक इनपुट प्रोडक्शन। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट एंड प्रिसीशन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, क्लस्टर्स ऑफ क्रॉप्स बनाएंगे, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर एलिजिबल है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें की दी जाएंगी, तो 1 लाख करोड़ जो है हर बैंक प्रोवाइड करेगा, किस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी है, एज अ लोन 1 लाख करोड़ प्रोवाइड करेंगे। और जिन्होंने लोन अप टू 2 करोड़ तक लिया है, उनको इंटरेस्ट सबवेंशन कितना मिलेगा, 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और ये कितने मैक्सिमम टाइम पीरियड के लिए मिल सकता है, 7 साल। तो मतलब 333, मतलब 7 3 21% जो है 7 ईयर्स में आप जो है अगर लोन्स अप टू 2 करोड़ ले रहे हो, तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जो लोन कितना ले रहे हैं, 2 करोड़ तक ले रहे हैं। फिर क्रेडिट गारंटी कवरेज भी इसके अंदर बोला गया है कि जो भी एलिजिबल बोरोवर्स हैं उनको क्रेडिट गारंटी भी मिलेगा अंडर द क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम, जो कि लोन 2 करोड़ तक ले रहे हैं। ठीक है, और ये क्रेडिट गारंटी कौन देगी, पूरा जो कवरेज है वो गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, फिर स्कीम जो है ऑपरेशनल कब से कब तक रहेगी, 2020 से 2030 तक, तो 10 साल के लिए। और डिसबर्समेंट कैसा होगा, 4 साल में 10,000 करोड़ होगा फर्स्ट ईयर, और फिर 30,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको समझ में आया होगा। और मोरेटोरियम पीरियड क्या है, रीपेमेंट के लिए आप लोन कब तक, मिनिमम 6 मंथ है, और मैक्सिमम 2 साल के अंदर आप पे कर सकते हो। ऑल्टरनेट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है वो मैनेज कौन करेगा, ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म है, वो मैनेज और मॉनिटर करेगी। और नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी जो है वो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी और फीडबैक प्रोवाइड करेगी और इम्प्लीमेंट करेगी स्कीम को। तो दिस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, किस टाइप के होते हैं, जैसे कि इनपुट इंफ्रास्ट्रक्चर, सीड दे रहे हैं, फार्म दे रहे हैं, इक्विपमेंट वगैरह। रिसोर्स बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक वाटर, इरीगेशन एटसेट्रा। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्टोरेज, प्रोसेसिंग एटसेट्रा। एंड इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। तो दीज आर द थिंग्स जो इसके अंडर कवर्ड है। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी जो है बहुत न्यूज़ में भी रहा है, आई थिंक पिछले पीटी में भी है, 365 जो आई थी, तो एक बार आप उसको भी रीड आउट कर लीजिएगा। और इसमें जो है एपीएमसी को इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स। तो अगर हम देखें फर्टिलाइज़र यूसेज जो है, अभी हमको पता होगा कि फर्टिलाइजेशन जो है हम बहुत यूज़ करते हैं। तो एज़ पर डेटा देखा जाए तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो कंट्री में 2019-20 में इंक्रीज़ हुआ है, उनका जो यूज़ है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो फर्टिलाइज़र्स जो हैं जनरली कौन कौन से फर्टिलाइज़र्स का यूज़ जो है ज़्यादा हुआ है, नाइट्रोजन हो गया सबसे ज़्यादा, देन फॉस्फोरस एंड देन पोटेशियम। ठीक है,
तो पुडुचेरी और तेलंगाना और पंजाब जैसे जो स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा टॉप 3 स्टेट है कंजम्पशन ऑफ मेजर फर्टिलाइजर्स। करंट कंजम्पशन कितना है एनपीके का 6.7:2.4:1, ठीक है। बट जो हमारा आइडियल रेशियो होता है वो 4:2:1 है, ठीक है। तो आइडियल रेशियो आपको पता होना चाहिए, तो क्या है 4:2:1। नाउ कम टू ई शांता। ये क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक वर्चुअली इनॉग्रेट किया है ई शांता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन फॉर ऑगमेंटिंग NACSA फार्मर्स ट्रेड इन एक्वाकल्चर, ठीक है। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जो भी फार्मर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि जो भी एक्वा फार्मर्स हैं, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या करेगा, इनकम रेस करेगा, लाइफस्टाइल इंक्रीज़ करेगा, सेल्फ रिलायंस बताएगा, ठीक है, जो भी एक्वा फार्मर्स हैं उनके। और नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर जो है, ये एक्सटेंशन आर्म किसका है, मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आती है, ठीक है। तो ई शांता किससे रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए। तो एक्वाकल्चर से रिलेटेड है, किसने लाया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने। नाउ लेट्स कम टू मधु क्रांति। मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स। तो मधु क्रांति क्या है, ये इनिशिएटिव है नेशनल बी बोर्ड का अंडर द नेशनल बी कीपिंग हनी मिशन के अंदर, ठीक है। तो पोर्टल क्या करेगा, जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेगा जो भी हनी प्रोडक्ट है उनके सोर्स का, ठीक है, और उन बिहीव प्रोडक्ट्स का ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये क्या करेगा, एडल्ट्रेशन और कंटामिनेशन चेक करेगा हनी में। हनी कॉर्नर्स का मतलब होता है कि जहाँ पे हनी सेल की जा रही है एट नाफेड स्टोर्स, ठीक है। नाफेड स्टोर्स में जो हनी सेल की जा रही है उसको बोलते हैं हनी कॉर्नर्स। उनको प्रमोट करने के लिए, हनी की मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, अदर बिहीव प्रोडक्ट्स के लिए जो होते हैं उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो मधु क्रांति किससे रिलेटेड है, किसका मिशन है, नेशनल बी बोर्ड का, ठीक है, अंडर द नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशंस। Now let's come to Marine Product Export Development Authority to certify shrimp farms। तो MPED ये जो है वो उन्होंने एक लॉन्च किया है एंटीबायोटिक फ्री सर्टिफिकेशन स्कीम कॉल्ड सफरी, ठीक है, शफरी, जिसको क्या सर्टिफाई करेगी, हैचेस जो हैं और फार्म्स जो हैं जो भी गुड एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं उनको सर्टिफाई करने के लिए। ये क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है कि सुपीरियर क्वालिटी की फिशरी प्रोडक्ट आपको सप्लाई करने हैं फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ये किस पे बेस्ड है, UN फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल गाइडलाइंस उन्होंने एक्वाकल्चर सर्टिफिकेशन के लिए दी थी। इसके दो कंपोनेंट है, सर्टिफाइंग हैचरीज फॉर क्वालिटी ऑफ देयर सीड्स, अप्रूविंग श्राइम फार्म्स टू अडॉप्ट द रिक्वेस्टेड गुड प्रैक्टिसेस। एंटायर सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा, जहाँ ताकि ह्यूमन एरर्स को मिनिमाइज़ कर दिया जा सके। और जो मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो आप इसको पॉइंट आउट कर लीजिएगा कि स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश किस में हुई थी, 1972 में, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड मरीन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू इंडस्ट्रीज़ एंड एसोसिएटेड इशू। तो इंडस्ट्रीज़ और एसोसिएटेड इशू में सबसे पहला टॉपिक है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, क्यों न्यूज़ में रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी इंसेंटिव स्कीम जो थी वो पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स वगैरह के लिए थी, बट ये अब सारे सेक्टर्स के लिए अवेलेबल हो गई है, जैसे कि टेलीकॉम हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रो इंडस्ट्रीज़ हो गई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो गई। तो उन सब के लिए कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। तो नाउ लेट्स कम टू डिटेल ऑफ प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर द सेक्टर्स। अगर आपको प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम्स जो है वो आउटकम बेस्ड पे है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसका आउटकम क्या हो रहा है। तो ये जो है PT 365 जो हमारी इकोनॉमी की पिछली बार की आई है उसमें दिया हुआ है इसका पूरा जो भी पॉइंट्स हैं, फीचर्स हैं, बट ये स्पेसिफिक सेक्टर्स में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट होगी तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो वेट अ मिनट, हाँ। तो जो PLI स्कीम फॉर टेलीकॉम सेक्टर है, सबसे पहले हम टेलीकॉम पढ़ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। तो ड्यूरेशन और आउटले क्या है, आउटले कितना दिया है, 12,195 करोड़ दिया है ओवर अ 5 ईयर। तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए 5 साल के लिए दिया है इन्होंने। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली हमको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कि जॉब को क्रिएट करना है, जो चाइना से इंपोर्ट है टेलीकॉम सेक्टर में उसको डिक्रीज़ करना है, ठीक है, और MSME सेक्टर को भी लोकल मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रमोट करना है। कैटेगरीज क्या क्या कवर्ड है इसके अंदर,
core transmission equipment, 4G and 5G next generation radio access network and wireless equipment, access and customer premises equipment, internet of things access devices and other wireless equipment and enterprises like switches and routers etc. ठीक है, these are जो चीज़ें हैं वो कवर है. इंसेंटिव्स क्या प्रोवाइड किए जाएंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं जो भी इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा 12 टाइम्स ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड. ठीक है, जितना वो इन्वेस्ट करेंगे उसका जो है 20 टाइम्स जो है मिनिमम इन्वेस्टमेंट जितना भी करेंगे उसका उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा. और मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड क्या होता है एमएसएमई सेक्टर के लिए ₹10 करोड़ एंड फॉर अदर्स के लिए, एमएसएमई के लिए अगर बात की जाए तो ₹10 करोड़ है और अदर्स के लिए बात की जाए तो 100 करोड़ है. इंसेंटिव्स कितना किया जाएगा, 4% से 7% दिया जाएगा डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं उनके लिए. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर टेलीकॉम सेक्टर. नाउ कम टू पीएलआई स्कीम फॉर फार्मास्यूटिकल. तो ₹15,000 करोड़ जो दिया जाएगा वो 2021 से 29 तक दिया जाएगा. इसका भी क्या है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, कैपेसिटी इंक्रीज़ करनी है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है, फार्मास्यूटिकल्स का प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करना है, हाई वैल्यू गुड्स बनाने हैं. ठीक है, इंडिया जैसे चैम्पियन सेक्टर बने इस फार्मास्यूटिकल्स में. ठीक है, तो स्कीम क्या करेगा, स्कीम अभी एक्सटेंड कर दी है इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल्स, क्योंकि कितना आप सेल करोगे उस बेसिस पे आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे. जो हमारी टेलीकॉम सेक्टर्स थी उसमें कैसे इंसेंटिव कि मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको वो करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाएगा. बट इसमें क्या है, आप इंक्रीमेंटल सेल कितना कर रहे हो उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे. तो कैटेगरी 1 में आता है बायोफार्मास्यूटिकल कॉम्प्लेक्स जेनरिक एंड ड्रग्स. कैटेगरी 2 में आते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स एंड इंग्रेडिएंट्स एंड कैटेगरी 3 में आते हैं रीपर्पस्ड ड्रग एंड ऑटो इम्यून ड्रग्स. ठीक है, तो पहले दो कैटेगरी के लिए क्या दिया जाएगा, 10% ऑफ इंक्रीमेंटल अगर सेल कर रहे हो तो उसके लिए फर्स्ट 4 ईयर के लिए दिया जाएगा, फिर 8% जो है 5th ईयर के लिए जाएगा और 6% जो है 6th ईयर के लिए जाएगा. ठीक है, और ऐसे ही थर्ड कैटेगरी का जो है वो उसमें 5% इंक्रीमेंटल सेल जो है फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए दिया जाएगा, 4% जो है 5th ईयर के लिए दिया जाएगा एंड 3% फॉर 6th ईयर के लिए दिया जाएगा. ओके, नाउ लेट्स कम टू पीएलआई स्कीम फॉर आईटी हार्डवेयर. तो ₹7,350 करोड़ ओवर 4 ईयर्स के लिए दिया है आईटी हार्डवेयर के लिए. इसमें क्या करना है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और अट्रैक्ट करना है लार्ज इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल वैल्यू चेन. स्कीम जो है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल. ठीक है, जो भी लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स उनके लिए स्कीम जो है कितना ऑफर करेगी, 1 to 4% जो है कैश इंटेंसिव इंसेंटिव्स ऑफर करेगी फॉर आईटी प्रोडक्ट्स के लिए. ठीक है, नाउ लेट्स कम टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, 10,900 करोड़ फ्रॉम 2021 से 2027 तक दिया है और ये ऑल इंडिया बेसिस पे रोल आउट किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं उनके एक्सपेंशन के लिए एक्सपेंशन करना है, जो भी हमारे अब्रॉड में ब्रांड हो रही हैं उनको सपोर्ट करना है, क्रिएशन ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और रेम्यूनरेटिव प्राइजेस जो है फार्म प्रोड्यूस के लिए हमको देना है. ठीक है, जैसे कि इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, जो भी रेडी टू कुक फूड है, जो भी प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं उनको कवर किया गया है, मोज़रेला चीज़ हो गए, मरीन प्रोडक्ट्स हो गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ एसएमईज जो हैं वो भी फ्री रेंज एग्स, पोल्ट्री मीट्स एंड एग प्रोडक्ट्स. एंड कवरेज अंडर पीएलआई स्कीम जो है वो किसी भी अदर स्कीम को अफेक्ट नहीं करेगी, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना हो गया, तो इन सब स्कीम्स को अफेक्ट नहीं करेगी. ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स स्कीम जो है वो सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स के लिए भी एंड वाइट गुड्स के लिए भी. ठीक है, तो वाइट गुड्स क्या होते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, एलईडी लाइट्स हो गई, दीज आर कॉल्ड वाइट गुड्स. ऑब्जेक्टिव क्या है, फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गीगावाट स्केल पे बढ़ानी है हमको. और वाइट गुड्स में देखा जाए तो कंप्लीट करना है कंपोनेंट इकोसिस्टम और इंडिया को इंटीग्रल पार्ट बनाना है ग्लोबल सप्लाई चेन का. फोटोवोल्टाइक में उन्होंने 4,500 करोड़ दिए हैं और यहाँ पे 6,238 करोड़ दिए हैं. इंसेंटिव्स जो है पीएलआई को 5 साल में पोस्ट कमीशनिंग ऑफ सोलर व्हीकल फोटोवोल्टाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो हैं ऑन सेल ऑफ हाई एफिशिएंसी अगर आप सेल कर रहे हो तो उसमें मिलेगा. और इसमें वाइट गुड्स में 4 to 6% इंक्रीमेंटल सेल मिलेगा अगर गुड मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं इंडिया में फॉर 5 ईयर्स. ठीक है, नीड क्या है, सोलर कैपेसिटी एडिशन करना है. ठीक है, क्योंकि हम जनरली सोलर फोटोवोल्टाइक जो सेल्स हैं हम वो इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज़ से, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है. और वाइट गुड्स के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करना है, ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना है इंडिया को बाय सेक्टोरल जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको डिक्रीज़ करके, रिमूव करके. तो
इसलिए हमने वाइट गुड्स के लिए भी PLI स्कीम निकाली है। ठीक है, तो PLI स्कीम जनरली क्वेश्चन आ सकता है कि PLI स्कीम जो है किसके किसके लिए अभी एक्सटेंड की गई है, तो आपको याद होना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर्स के लिए अभी इसमें जो है 4-5 सेक्टर्स के लिए बताया गया है। ठीक है, नाउ कम टू व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है अभी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी जो है अनाउंस किया है उन्होंने। तो व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। तो व्हीकल स्क्रैपिंग का मतलब होता है कि जैसे किसी व्हीकल की लाइफ एंड हो गई हो, मतलब अब वो व्हीकल जो है धीरे धीरे पॉल्यूशन ज़्यादा क्रिएट कर रहा हो, उसके पार्ट्स डेली ख़राब हो रहे हो। ठीक है, और डेली उसके पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, डेली आपको बनवाने जाना पड़ रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी टाइनी पीसेस हैं उस मेटल्स के, वो वर्क नहीं कर रहे हैं और जो उनको रिसाइकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, ये क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कवर करते हैं, जैसे कि डीपॉल्यूटिंग हो गए, डिसमेंटलिंग हो गए, सेग्रेशन ऑफ मटेरियल हो गए, सेफ डिस्पोजल ऑफ नॉन रीयूजेबल पार्ट्स। ठीक है, इन सबको ये सब एक्टिविटीज़ जो कवर करते हैं। इफ़ 1990 अगर हम बेस ईयर लें तो अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख कमर्शियल व्हीकल जो हैं और 52 लाख पर्सनल व्हीकल जो हैं वॉलंटरीली स्क्रैपिंग के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो जो है नाउ कम टू की प्रपोजल्स ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। तो अभी ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी के, ऑब्वियसली ओल्ड और डिफेक्टिव व्हीकल्स है उनको रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन व्हीकुलर एयर पोल्यूशन को हमको रिड्यूस करना है, रोड और व्हीकुलर सेफ्टी को बढ़ाना है, बेटर फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाना है। ठीक है, जो करंटली इनफॉर्मल व्हीकल है उनको फॉर्मलाइज करना है और अवेलेबिलिटी बूस्ट करनी है कि लो कॉस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल हो स्टील इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, नाउ कम टू की प्रपोजल्स। तो की प्रपोजल्स में डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स। तो डी रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स 3 टाइप में कैटेगराइज किया है। जो हमारे कमर्शियल व्हीकल हैं वो डी रजिस्टर किए जाएंगे आफ्टर 15 ईयर्स अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं ऑब्टेन करते हैं। जो हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको डी रजिस्टर किया जाएगा 20 साल के बाद अगर हमारे वो रिन्यू नहीं करते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और जो हमारे गवर्नमेंट व्हीकल है उनको 15 साल के बाद स्क्रैप किया ही जाएगा, उनको पूरी तरह डी रजिस्टर किया जाएगा, उनको नए व्हीकल्स दिए जाएंगे। ठीक है, नाउ कम टू इंसेंटिव्स क्या प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप डी रजिस्टर कर रहे हो। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है रोड टैक्स रिबेट देगी, मतलब रोड टैक्स जो लगता है उसमें रिबेट कितना देगी, नहीं देना पड़ेगा आपको पैसे। टैक्स जो है 25% जो है पर्सनल व्हीकल्स को नहीं देना पड़ेगा और 15% कमर्शियल व्हीकल्स को नहीं देना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो 5% डिस्काउंट आपको प्रोवाइड करेंगे आप जैसे ही न्यू व्हीकल परचेस करने जाओगे। और रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी कम की जाएगी फॉर पर्पस ऑफ न्यू व्हीकल्स। ठीक है, तो these are some key proposals। और सेटअप क्या करना है आपको, स्पेशलाइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज सेटअप करना है जो कि एनकरेज करेगी प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशंस को। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने अभी अनाउंस किया है कि ड्राफ्ट रूल्स टू प्रमोट द सेटिंग ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी। नाउ कम टू रिलेटेड न्यूज़। तो रिलेटेड न्यूज़ में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो है उन्होंने अप्रूव किया है कि वो ग्रीन टैक्स लेवी करेंगे, ग्रीन टैक्स लगाएंगे किन पे, जो ओल्ड व्हीकल्स हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो मेन प्रिंसिपल्स क्या है, जब आप लेवी करोगे ग्रीन टैक्स तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो हैं जो 8 साल से ज़्यादा ओल्डर हो गए हैं उनके ऊपर ग्रीन टैक्स कितना लगेगा, 10 to 25% ऑफ रोड टैक्स। ठीक है, हायर ग्रीन टैक्स जो है 50% ऑफ रोड टैक्स किन पे लगेगा, किन व्हीकल्स पे, जो हाईली पोल्यूटेड सिटीज़ हैं वहाँ पे जो भी व्हीकल्स चल रहे हैं उन पे। डिफरेंशियल टैक्स है, आप फ्यूल कौन से यूज़ कर रहे हैं, टाइप ऑफ व्हीकल क्या है, उस हिसाब से आपको डिफरेंशियल टैक्स लग सकते हैं। और रेवेन्यू जो ग्रीन टैक्स से कलेक्ट होगा वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन टैक्स। नाउ कम टू ELV मीन्स ऑल व्हीकल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या करता है, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स का मतलब होता है सारे व्हीकल्स जो कि अभी तक नो लॉन्गर वैलिडली रजिस्टर्ड है विदाउट कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988। और सेल्फ डिक्लेयर ऑनर ने डिक्लेयर कर दिया कि एज अ वेस्ट व्हीकल है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस लाइक नेचुरल डिजास्टर, रॉइड्स, एक्सीडेंट एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आते हैं अपडेट्स में। तो कमर्शियल व्हीकल ऑफ एनी एज कैन बी स्क्रैप्ड इफ इट फेल्स फिटनेस टेस्ट ट्वाइस। अगर ठीक है, मिनिस्ट्री
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने बोला है, ड्राफ्ट रूल निकाला है कि कमर्शियल व्हीकल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज और इवन बिफोर 15 साल से पहले भी फेज आउट किए जा सकते हैं अगर उन्होंने फिटनेस टेस्ट को ट्वाइस पास नहीं किया है, ठीक है। सच व्हीकल्स जो कि ऑटोमेटिकली डी रजिस्टर्ड होंगे फ्रॉम वाहन डेटाबेस, और वो कब से इफेक्ट होगा, अक्टूबर 1, 2020 से इफेक्ट में आ गया है। अदर की हाईलाइट्स क्या है, ऑनर जो है व्हीकल के वो अप्लाई कर सकते हैं री एवेल्यूएशन के लिए अपने व्हीकल को। ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है वो एक टेस्ट ऑनली फैसिलिटी है, ये नहीं प्रोवाइड करेगा कि आपको सर्विस को रिपेयर करना चाहिए या मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो ये सब नहीं बताएगा, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अपडेट, ठीक है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स कम टू कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेंडमेंट रूल्स 2021, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीएसआर हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो अभी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं सीएसआर रूल्स में 2021 में, तो अभी हम उसको पढ़ने से पहले सीएसआर की एक टाइमलाइन पढ़ लेते हैं, वॉलंटरी टू मैंडेटरी। तो हाउ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी केम अंडर लीगल फ्रेमवर्क इन पास्ट डिकेड। तो 2009 में कॉर्पोरेट वॉलंटरी गाइडलाइंस रिलीज़ की गई थी, जो कि कॉर्पोरेट को एनकरेज कर रही थी कि आप वॉलंटरी जो है हाई स्टैंडर्ड अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अचीव कर सके। फिर 2011 में इंडिया ने एंडोर्स किया यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट। फिर नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, जो कि किसने रिलीज़ किया, मेन स्ट्रीम कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिलीज़ किया। 2011 में सेबी ने बोला कि उन्होंने टॉप 100 जो कंपनीज़ हैं उनको बोला कि आप मार्केट कैपिटलाइजेशन करिए और फाइल करिए बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बेस्ड ऑन नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस पे बेस करके आप ये सब चीज़ें फाइल करिए। 2013 में कंपनीज एक्ट को अमेंड किया गया, तो 2014 में सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट जोड़ा गया, कंपनीज एक्ट 2013 में जोड़ा गया, जिन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली बार लाई इंडिया में। 2015 में हाई लेवल कमेटी ऑन सीएसआर मेक्स रिकमेंडेशन ऑन सीएसआर फ्रेमवर्क। 2016 में कंपनीज लॉ कमेटी जो थी वो रिकमेंडेशन रिव्यू की किसकी, हाई लेवल कमेटी की ऑन सीएसआर। 2018 में एक सेकंड हाई लेवल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई सीएसआर फ्रेमवर्क को रिव्यू करने के लिए, तो उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि कौन रिलीज़ किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। 2019 में नेशनल गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट रिलीज़ किया और कंपनीज अमेंडमेंट बिल आया 2019, जो कि पार्लियामेंट में टेबल किया गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड सीएसआर की टाइमलाइन जो थी। तो न्यूज़ में क्यों है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट रूल्स 2021 में अमेंड किया है कंपनी का रूल्स 2014 के अंदर अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये एक मैनेजमेंट है, कंपनीज़ का मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे कंपनीज़ जो है सोशल और एनवायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं हमारे इंडिया के, जैसे पॉल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, पॉवर्टी बढ़ रही है, लोगों के पास मतलब इन डिस्पैरिटीज़ बढ़ रही हैं, तो उन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट में लाने के लिए उन्होंने अपने बिजनेस ऑपरेशन के साथ साथ ये भी इश्यूज़ को जोड़ लिया है, ठीक है। तो ये कब इंट्रोड्यूस हुआ, 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 इंट्रोड्यूस किया, सीएसआर इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, और एडिशनल सेक्शन 135 जोड़ा, जो भी हमारी कंपनीज लिस्टेड हैं इंडिया में उनके लिए सीएसआर ऑब्लिगेशन रखा। विद दिस इंडिया जो है हमारी पहली कंट्री बनी जो लेजिस्लेट की सीएसआर एक्टिविटीज़ को, तो इंडिया जो है फर्स्ट कंट्री है सीएसआर जिन्होंने एप्लीकेबल किया। तो एवरी क्वालिफाइंग कंपनीज जो है वो क्या करेंगी, जो भी एटलीस्ट 2% जो है इन्वेस्ट करेंगी अपने प्रॉफिट का फॉर इमीडिएटली 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए ऑन सीएसआर एक्टिविटीज़। तो कंपनीज एप्लीकेबल कौन कौन सी हैं, जिनका 100 करोड़ टर्नओवर है और उससे ज़्यादा है, और नेटवर्थ जिनका 500 करोड़ और उससे ज़्यादा है, और नेट प्रॉफिट जो है 5 करोड़ और मोर है, ठीक है। सीएसआर एप्लीकेबल उन पे होगा जो हमारी फॉरेन कंपनीज़ हैं, जो बाहर की कंपनीज़ जो इंडिया में ब्रांच खोली हैं या प्रोजेक्ट ऑफिसेस खोली हैं, उन पे भी एप्लीकेबल होगा। और सीएसआर प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज दोनों पे एप्लीकेबल होता है। वेरियस सीएसआर एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑब्वियसली आपको पता होगा हंगर, पॉवर्टी, एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूविंग मेंटल हेल्थ, एनहेंसिंग वोकेशनल स्किल्स।
बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना है, तो कंट्रीब्यूशन जो है पीएम केयर्स फंड और यदि अदर फंड जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो बना रही है उनमें भी ये कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। इन 2019 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया कि जो भी डिपॉजिट अगर जो भी आप सीएसआर स्पेंड नहीं कर रहे हो तो उस सीएसआर को आप कहाँ डालोगे, एक फंड क्रिएट किया जाएगा अंडर द एक्ट। तो एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो भी अनस्पेंड सीएसआर है आप उसमें जो है डिपॉजिट करोगे पूरा सीएसआर पैसा, ठीक है। नाउ न्यूली अमेंडमेंट रूल्स जो है वो क्या बता रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम सीएसआर एक्टिविटीज़, ठीक है। एक्टिविटीज़ जो नॉर्मल बिजनेस के लिए की जा रही हैं उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। जो नॉर्मल बिजनेस है कंपनी का उनमें जो एक्टिविटीज़ के लिए पैसा लग रहा है उसको सीएसआर काउंट नहीं किया जाएगा। बट अगर कंपनी जो है आर&डी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में न्यू वैक्सीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रही है मेडिकल, तो वो जो है सीएसआर के लिए एप्लीकेबल है, जो कि 2021 से 23 तक जो है एज अ सीएसआर एप्लीकेबल है, ठीक है। एक्सक्लूड कौन कौन से सीएसआर एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉर्मल बिजनेस आप कर रहे हैं। बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप आर&डी जो है प्रमोट कर रहे हैं न्यू ड्रग वैक्सीन्स इतने 2021 से 23 तक, तो वो सीएसआर में काउंट होगा, ठीक है। नाउ एक्टिविटीज़ जो है आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगी। बट अगर आप अगर आप ट्रेनिंग जो प्रोवाइड कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को, तो वो जो है सीएसआर में काउंट होगा। कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। एक्टिविटीज़ जो है आप एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए ले रहे हो, कंपनी के एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए, तो वो सीएसआर में काउंट नहीं होगा। और एक्टिविटीज़ जो है कंपनी सपोर्ट कर रही है और स्पॉन्सरशिप बेसिस पे, वो भी सीएसआर में काउंट नहीं होगा। और एक्टिविटीज़ जो है किसी लॉ के अंदर आप फुलफिलमेंट कर रहे हो, कोई लॉ के अंदर आप चीज़ें कर रहे हो, तो वो भी फॉलो नहीं होगी, ठीक है। तो दिस इज ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो जहाँ पे सीएसआर फॉलो नहीं होगा, और जहाँ पे सीएसआर फॉलो होगा तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। फिर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, जो भी कंपनी है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मैंडेटरी रजिस्टर करना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा CSR-1 जो फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के साथ फाइल करना पड़ेगा फ्रॉम अप्रैल 2021। इंगेजमेंट जो है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन की फॉर डिज़ाइन ऑफ अ कंपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए परमिटेड है। सीएसआर कमेटी जो है कंपनीज़ की, वो एक्चुअल एनुअल एक्शन प्लान बनाएगी, ठीक है, जो कि रिकमेंड करेगा, जो कि सेम रिकमेंड किसको करेगा, बोर्ड ऑफ कंपनी को। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं वो जो बोर्ड ऑफ कंपनी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो हैं कंपनी के, उनको 5% जो है टोटल सीएसआर का ट्रांसफ़र नहीं करेगी, ठीक है। 5% से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं करेगी, 5% तक बस ट्रांसफ़र कर सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वो हो गए जो कि एक्सपेंसेस जनरल मैनेजमेंट पे आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ सीएसआर पे आप लगा रहे हो, तो वो हो गए, ठीक है। सरप्लस जो है कैन नॉट बी, जो भी सरप्लस आप सीएसआर, लेट से आपने एजुकेशन के लिए सीएसआर जो है एजुकेशन के लिए फ़ंड दिया, बट अगर वो उस पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ हो रहा है तो आप किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ करोगे, आप अगले साल सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करोगे, री इन्वेस्ट उसी में करोगे। इम्पैक्ट असेसमेंट, सीएसआर जो है एनी कॉर्पोरेशन विद सीएसआर ऑब्लिगेशन जो है ऑफ रुपीज़ 10 crore or more for 3 preceding financial years will be required to hire independent agency to conduct impact assessment of all the projects with outlay of rupees 1 crore or more. Mandatory disclosure करना है आपको CSR प्रोजेक्ट का जो भी वेबसाइट है उसमें, ठीक है, टू एंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंपनीज एंड क्लोजर चेक ऑन कंपनीज ऑफ द रूल्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट रिलेटेड न्यूज़ में अगर आते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी अमेंड किया है कंपनीज रूल्स अंडर कंपनीज एक्ट। यहाँ पे उन्होंने किया है कि फर्म्स जो हैं वो मैंडेटरी डिस्क्लोज़ करेंगे कि वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन में, अगर वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ें जो हैं डिस्क्लोज़ करेंगे। कंपनीज जो है मैंडेटेड टू रिकॉर्ड ऑडिट ट्रायल्स फॉर देयर अकाउंट्स, ठीक है, और डिस्क्लोजर्स जो है वो क्या ले आएगा, ट्रांसपेरेंसी ले आएगा अमंग द स्टॉक होल्डर्स, ठीक है। न्यू रूल्स कब से आ रहे हैं, अप्रैल 1, 2021 से, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अमेंडमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021, ठीक है। तो रिसेंटली ये क्यों न्यूज़ में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ ने नोटिफाई किया है कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2021। तो कॉपीराइट होता क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जब मैंने पढ़ाया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, वहाँ पे मैंने कॉपीराइट आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो आप वहाँ पे जाके कॉपीराइट के अलावा भी जो चीज़ें रहती जैसे कि पेटेंट हो गया, ट्रेड सीक्रेट्स हो गया, ठीक है,
तो ये सब जाके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू व्हाट इज़ कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या है? एक फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको? लिटरेरी वर्क्स हो गए, ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क्स हो गए, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स हो गई और साउंड रिकॉर्डिंग्स हो गए। तो इनको कॉपीराइट इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? राइट्स प्रोवाइड करते हैं कि सिर्फ इन्हीं की ऑनरशिप रहेगी, इन्हीं का ओरिजिनल वर्क रहेगा, ठीक है, इन्हीं को प्रोटेक्शन और इनको रॉयल्टी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये राइट क्या इंक्लूड करते हैं? राइट ऑफ एडॉप्शन, राइट टू रिप्रोडक्शन, ठीक है, राइट ऑफ पब्लिकेशन, राइट टू मेक ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन टू द पब्लिक, ठीक है। कॉपीराइट रिजीम क्या है इंडिया में? इंडिया में कॉपीराइट रिजीम है जैसे कि गवर्न बाय कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड कॉपीराइट रूल्स 2013। कॉपीराइट रूल्स जो है 2013 वो लास्ट अमेंड हुआ था 2016 में थ्रू कॉपीराइट अमेंडमेंट रूल्स 2016। नाउ इंडिया जो है सिग्नेटरी है कुछ कुछ कन्वेंशंस का, जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हमारे, तो बर्न कन्वेंशन 1886 आता है जो कि क्या प्रोटेक्ट करता है? लिटरेरी वर्क्स एंड आर्टिस्टिक वर्क को प्रोटेक्ट करता है। और जो भी इंडियन कॉपीराइट लॉ है वो अप्लाई होते हैं इन पे, ठीक है, जो कि रिगार्डलेस वो ओरिजिनली यहाँ पे क्रिएट हुए नहीं तो वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। तो ये क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ओरिजिनल लिटरेरी जो है आर्टिस्टिक एंड साइंटिफिक वर्क्स जो हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ यूसीसी। कॉन्ट्रैक्टिंग कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करेंगी सेट ऑफ मिनिमम राइट्स जो है मिनिमम राइट्स प्रोवाइड करेंगे जो भी ऑनर्स हैं हमारे वर्क के, ठीक है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट आपको पता होगा WTO के अंदर आता है 1995 में। ट्रिप्स एग्रीमेंट भी प्रोवाइड करता है मोस्ट एक्सटेंसिव वे फॉर IPR प्रोटेक्शन के लिए। फिर वीपो कॉपीराइट ट्रीटी 2002 आता है, ठीक है। ये क्या है? स्पेशल एग्रीमेंट है बर्न कन्वेंशन के अंदर जो कि 96 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ ने अडॉप्ट किया है। ये क्या है? प्रोविज़न किसको एक्सटेंड करता है? कॉपीराइट का डिजिटल जो हमारे एनवायरनमेंट में चीज़ें वो हो रही हैं उन पे भी वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। फिर वीपो परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राम्स ट्रीटी 2002। फोनोग्राम्स का मतलब है साउंड रिकॉर्डिंग। तो ये क्या है? दो काइंड ऑफ बेनिफिशरीज से डील करता है डिजिटल एनवायरनमेंट में। परफॉर्मर्स जैसे कि एक्टर्स, सिंगर्स, म्यूजिशियन हो गए, और प्रोड्यूसर्स ऑफ फोनोग्राम्स जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग हो गए, ठीक है। इंडिया जो है सिग्नेटरी किसका नहीं है आप देखते हैं, तो रोम कन्वेंशन का इंडिया जो है सिग्नेटरी नहीं है। तो रोम कन्वेंशन क्या है? ये क्या करता है? प्रोटेक्शन सिक्योर प्रोटेक्शन इन परफॉर्मेंस, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं परफॉर्मेंस उनको सिक्योर करता है इन फोनोग्राम्स में हो गया, और प्रोड्यूसर्स जो हैं फोनोग्राम्स के, और ब्रॉडकास्टिंग में, ठीक है। बीपो क्या है? वीपो इज़ रिस्पॉन्सिबल इस कन्वेंशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बीपो है विथ ILO एंड यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, ठीक है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अमेंडमेंट जो है कॉपीराइट रूल्स 2021 में किया गया है कि वो पैरिटी ला सके जो भी रूल्स हैं और एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है उनमें, और इस जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है उनको एज अडॉप्शन कर सके, स्मूथ अडॉप्शन कर सके, ठीक है, कॉपीराइट ऑफिस में, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू पब्लिक प्रोविजंस ऑफ न्यू अमेंडमेंट। तो पब्लिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, तो आपको क्या करना है? ये क्या करेगा? जो न्यू प्रोविजंस क्या है दैट ये क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। आपको मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं किसी को पब्लिश नहीं करना है ऑफिशियल गैजेट में। रॉयल्टी मैनेजमेंट की एनकरेज करेगा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। न्यू प्रोविजन टू डील विथ अनडिस्क्लोज्ड रॉयल्टी अमाउंट, जो भी अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट है उसको एनकरेज करे, उनको क्या बोलेगा कि न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, और इलेक्ट्रॉनिक और ट्रेसेबल पेमेंट यूज़ किया है फॉर दिस। रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स, कंप्लाइंस जो है रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्टवेयर वर्क्स हैव बीन रिड्यूस, ठीक है। एंड एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेंट जो है वो फाइल करेगा फर्स्ट 10 एंड लास्ट 10 पेजेस के लिए पेजेस ऑफ सोर्स कोड के लिए। एंटायर सोर्स कोड इफ़ लेस देन 20 पेजेस है विथ नो ब्लॉकड आउट और एडिटेड पोर्शन, ठीक है। एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो है कॉपीराइट सोसाइटीज़ जो है वो ड्रॉप करेंगी एंड पब्लिक एनुअल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट बनाएगी हर फाइनेंशियल ईयर में, और ये क्या बताएगा हमको? ट्रांसपेरेंसी रेनफोर्स करेगा कॉपीराइट सोसाइटीज़ में। इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म, ये अमेंडमेंट जो है हार्मोनाइज किया गया है कॉपीराइट रूल्स के साथ विद प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, जहाँ पे कॉपीराइट बोर्ड जो है मर्ज किया गया है किसके साथ? एपेलेट बोर्ड के साथ, ठीक है। पावर्स ऑफ हाई कोर्ट,
न्यू रूल्स ने अभी रिप्लेस कर दिया पावर्स इन फेवर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड ने फ्रॉम द कॉपीराइट बोर्ड, ठीक है, कॉपीराइट्स बोर्ड से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड में ला दिया है ड्यू टू जो कि न्यूली नोटिफाइड ट्राइब्यूनल्स बने, रिफॉर्म्स आया है उसके कारण, ठीक है, जो कि एबॉलिश 2021 जिन्होंने एबॉलिश कर दिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। सारी पावर जो है आर सपोज टू वेस्ट विद IPAB आर जनरली अभी हाई कोर्ट के पास पूरी पावर चली गई हैं, ठीक है, IPAB को इन्होंने अबॉलिश कर दिया। टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट जो है सेंटर टाइम लिमिट फॉर द सेंटर टू रिस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन विद इन 180 डेज़, ठीक है, 180 डेज़ तक एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है, तो ये टाइम लिमिट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉपीराइट के रूल्स। नाउ लेट्स कम टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020। तो पार्लियामेंट ने अभी पास किया है, ठीक है, तो बिल क्या करेगा, ये प्रोवाइड करेगा रेगुलेशन, ऑपरेशन और प्लानिंग जो है मेजर पोर्ट्स की उनके, और ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोवाइड करेगा। ये रिप्लेस क्या करेगा मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 को। एप्लीकेशन क्या है? टू मेजर पोर्ट ऑफ चेन्नई, कोचिन और इन सब में मेजर पोर्ट्स जो है, तो मेजर पोर्ट्स आपको यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कौन कौन से हैं, तो आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स टू की फीचर्स ऑफ द बिल, ठीक है। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल 2020 और मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 का था, उनमें डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1963 का जो एक्ट था, इसमें क्या था, सारे जो हमारे मेजर पोर्ट्स थे उनके लिए सिर्फ एक रिस्पेक्टिव बोर्ड बनाया जाता था, बोर्ड पोर्ट ट्रस्ट, जो कि जिसके मेंबर्स कौन अपॉइंट करती थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। बट यहाँ पे क्या है, इस बिल में क्या बोला गया कि हर जो मेजर पोर्ट है वो हर मेजर पोर्ट अपना खुद का एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी बनाएगा, और वो एग्जिस्टिंग जो पोर्ट ट्रस्ट है उनको रिप्लेस करेगा। तो हर बोर्ड, जैसे कोचिन हो गया तो वो अपना खुद का बनाएगा, न्यू मैंगलोर अपना खुद का बनाएगा, टूटीकोरिन अपना खुद का बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईच मेजर पोर्ट के लिए बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर्म की जाएगी। कंपोजिशन क्या होगा? बोर्ड जो है पहले क्या था कि बोर्ड ऑफ पोर्ट ट्रस्ट में चेयरमैन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, 1 और मोर डिप्यूटी चेयरमैन होते थे, और सच नंबर ऑफ पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी हो उनको अपॉइंट करते हैं। अब बिल में क्या दिया है, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल में बोर्ड विल कंप्राइज जो है चेयरपर्सन, डेप्यूटी चेयरपर्सन होगी, जो कि कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट विथ ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी होगी, ठीक है। अदर मेंबर्स कहाँ से होंगे? रेलवे, डिफेंस मिनिस्ट्री एंड ऑल। बोर्ड जो है 2 और 4 मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी वो करेगा, और 2 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। नाउ पावर्स ऑफ द बोर्ड, पहले क्या था, पावर क्या क्या थी बोर्ड को? वो लोन को रेज कर सकते थे, ठीक है, रेगुलेशंस बना सकते थे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्क को एग्जीक्यूट कर सकते थे, अप्लाइंसेस प्रोवाइड कर सकते थे, लैंडिंग प्लेसेस और बाथिंग घाट्स के लिए भी पावर थी उनको, पावर ऑफ बोर्ड टू सी गोइंग वेजल्स और यूजिंग डॉक्स, इन सब की पावर थी। अब बिल ने अलाउ कर दिया है कि बोर्ड जो है अपनी खुद की प्रॉपर्टी, एसेट्स और फंड जो है यूज़ कर सकता है डेवलपमेंट के लिए, मेजर पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि एक ही सबका अलग अलग बोर्ड हो गया ना, तो वो अपने एज अ पोर्ट के लिए, अपने मेजर पोर्ट के लिए खुद के लिए प्रॉपर्टी और एसेट्स वगैरह, फंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं। पर बोर्ड जो है उनके कुछ और रूल्स भी बना सकते हैं, जैसे कि डिक्लेयर कर सकता है अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट एसेट्स फॉर पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ डेवलप करते हैं, सेटिंग ऑफ न्यू पोर्ट्स एंड जेटीज़, और एक्सेम्पशन और रिमिशन भी प्रोवाइड करते हैं एनी चार्जेस फॉर गुड्स और वेजल्स, ठीक है। फिक्सिंग द रेट, फिक्सिंग ऑफ रेट, करंटली टैरिफ अथॉरिटी ऑफ फॉर मेजर पोर्ट्स इस्टेब्लिश्ड जो है 1963 के एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी, वो जो है रेट्स जो है एसेट्स और सर्विसेज के लिए पोर्ट्स के वो फिक्स करती थी। बट अभी क्या है, बोर्ड और कमिटी जो है अपॉइंटेड बाय, जो भी बोर्ड अपॉइंट करेगा, बोर्ड और कमिटी जो भी हमारी जो बोर्ड है वो अपॉइंट करेगी, वो रेट ऑफ एसेट्स डिटरमाइन करेगी और जो भी सर्विसेज है, ठीक है। और ये जो है रेट्रोस्पेक्टिव वे में इफेक्ट नहीं होंगे। ये जब से रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि जब से ये एक्ट आया है वो तभी से एप्लीकेबल होंगे, ना कि पहले से एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल पावर्स क्या है, बोर्ड जो है प्रायर सैंक्शन लेना पड़ता था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए किसी भी चीज़ के लिए, बट यहाँ पे फाइनेंशियल पावर क्या है, बोर्ड जो है वो रेज कर सकता है लोन फ्रॉम किसी भी शेड्यूल बैंक विद इन इंडिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी आउटसाइड इंडिया है उनसे भी। हाउएवर फॉर लोन्स अबव 50% ऑफ इट्स कैपिटल रिजर्व, द बोर्ड जो है प्रायर परमिशन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की लगेगा, 50% से ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिल एंड द एक्ट जो 1963 का था। एडजुडिकेटिंग बोर्ड जो है, इस कुछ और डिफरेंसेस है। तो एडजुडिकेटरी बोर्ड जो है
ये क्या करेंगे, एक्ट के अंदर क्या था 1963 के एक्ट के अंदर, उसमें क्या था, टैरिफ अथॉरिटी जो थी फॉर मेजर बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट की जाती थी। इसके अंदर जो है एडजुडिकेटिंग बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो एडजुडिकेटिव बोर्ड होगा। पेनल्टीज़ क्या है, इसमें पेनल्टीज़ जो है प्रोविजंस के साथ कंट्रोवीन कर रही थी, बट इसमें क्या दिया है, एनी पर्सन जो है कंट्रोवीन करेगा किसी भी प्रोविजन ऑफ बिल्स को, वो पनिश किया जाएगा अप टू 1 लाख रुपीज़। ठीक है। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी इनिशिएटिव आप देख रहे हैं, हर अभी जो गवर्नमेंट है वो हर चीज़ में पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चीज़ें ला रही है। ठीक है, तो ये लाया जाएगा। द बोर्ड जो है वो टैरिफ को फिक्स करेगा फॉर इनिशियल बिडिंग पर्पसेस। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोर्ड जो है अपने फंड को सोशल बेनिफिट के लिए भी यूज़ करेगा, सच एज एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द बिल एंड द 1963 एक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू इंडाइसेस इन न्यूज़। तो सबसे पहले आते हैं नेशनल कोल इंडेक्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने स्टार्ट किया है कमर्शियल ऑक्शन ऑफ कोल माइनिंग ऑन रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस। पहले किस पे था, प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे था, अब रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे है। तो आप मुझे डिफरेंस बताइएगा, किसमें रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस था और किसमें प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस था। हेल्प और नेल पॉलिसी थी, तो उसमें मुझे बताइएगा ज़रूर। तो एनसी नेशनल कोल इंडेक्स जो है ये प्राइस इंडेक्स है, जो कि कोल का प्राइस जो चेंज हो रहा है उसको रिफ्लेक्ट करता है पर मंथ बेसिस पे। बेस ईयर क्या है, 2017-18, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप उसको पढ़ लीजिएगा। एनसीआई जो है कंपोज के क्या क्या चीज़ें, 5 सब इंडाइसेस कंपोज करती है, 3 जो है नॉन कोकिंग कोल के लिए और 2 जो है कोकिंग कोल के लिए। ठीक है, एज पर ग्रेड ऑफ द कोल पर्टेनिंग टू वन माइन, द अप्रोप्रिएट सब इंडेक्स जो है इज़ यूज टू अराइव द रेवेन्यू शेयर। ठीक है, कोकिंग कोल होते हैं वो ग्रेड होते हैं कोल के जो कि गुड क्वालिटी कोक के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ स्टील। नॉन कोकिंग कोल होते हैं जो हायर एश कंटेंट होता है और वो किसी भी प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ नहीं होते। इट इज़ मेनली जनरली थर्मल कोल पावर प्लांट के लिए, पावर जनरेशन के लिए यूज़ होते हैं। प्राइजेस जो हैं कोल के फ्रॉम द ऑल सेल्स चैनल्स ऑफ कोल इंक्लूडिंग इंपोर्ट, जो कि नेशनल कोल इंडेक्स में कंप्राइज किया गया है। ठीक है, तो नेशनल कोल इंडेक्स जो है 2017-18 जो है बेस ईयर है। 5 सब इंडाइसेस हैं, 3 जो है नॉन कोकिंग कोल के लिए और 2 जो है कोकिंग कोल के लिए। और ये प्राइस लेवल चेंज बताते हैं कोल का पर मंथ लेवल पे। ठीक है, फिर आते हैं नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च लैंड रिकॉर्ड सर्विसेज इंडेक्स। ये क्या है, ये इंडेक्स पार्ट किसका है, लैंड पॉलिसी इनिशिएटिव जो लॉन्च हुई थी 2019 में, उसका पार्ट है। इसका एम क्या है कि इकोनॉमिक रिसर्च और पॉलिसी एनालिसिस में जो भी गैप हो रहा है उनको फुलफिल करना। तो नेशनल काउंसिल फॉर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक एंड रिसर्च जो है इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक है। तो नेशनल एवरेज जो इम्प्रूव किया गया है 16.2% बिटवीन 2 राउंड्स 2019 से 21 तक। ये क्या शो कर रहा है कि हमारी जो प्रोग्रेस हुई है डिजिटल रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी प्रोग्रेस हुई है। अर्लियर क्या थी, सुमित्वा स्कीम थी, सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज लॉन्च की गई थी, जहाँ पे लैंड टाइटल्स जो हैं अनमैप्ड हैं उनको लैंड टाइटल्स कन्वर्ट करना और इनहेबिटेड करना है जो भी पार्ट्स हैं रूरल इंडिया की। ठीक है, तो ये हो गया सुमित्वा। नाउ एज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, दोनों इंडेक्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स रिलीज़ करती है। ठीक है, ये जो है 111 सिटीज़ जो पार्ट हैं इसकी और 111 जो है म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट है एमपीआई की। और एज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है ये असेसमेंट टूल है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, अर्बन डेवलपमेंट कैसा है, वेरियस उनके इम्पैक्ट्स के बारे में बताया गया है। ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग है पार्टिसिपेशन कंट्री सिटीज़ की, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक एबिलिटी ऑफ सिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड सिटीजन्स परसेप्शन। फर्स्ट इंडेक्स जो है 2018 में लॉन्च किया गया था, जिसमें बेंगलुरु फिर उसके बाद अभी 2020 का एज ऑफ लिविंग इंडेक्स है, उसमें बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद जो है बेस्ट सिटीज़ में है और शिमला जो है रैंक फर्स्ट है एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, शिमला जो है फर्स्ट रैंक है। फिर म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो फर्स्ट टाइम अभी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ एमपीआई जो है वो क्या, इंडियन जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनके फंक्शंस के बारे में एसेस करेगा। इंदौर जो है एंड एनडीएमसी जो है म्यूनसिपैलिटीज़ जो है वो लीडिंग म्यूनसिपैलिटीज़ है 2020 के अंदर। म्यूनसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है 20 वेरिएट सेक्टर्स कवर करता है। ये कुछ सेक्टर्स हैं, आप याद कर लीजिएगा, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया एमपीआई एंड एज ऑफ लिविंग इंडेक्स।
नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021। ये कौन निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन। ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन निकालते हैं? हेरिटेज फाउंडेशन, जो कि यूएस की कंजर्वेटिव थिंक टैंक है। ये 12 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, जो कि किसके लिए निकालती है? फ्रॉम प्रॉपर्टी राइट्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम कितना है, 4 कैटेगरीज में निकालती है। रूल ऑफ लॉ, साइज ऑफ गवर्नमेंट, रेगुलेटरी एफिशिएंसी एंड ओपन मार्केट। इंडिया का रैंक क्या है? 26 है आउट ऑफ 40 कंट्रीज अमंग एशिया पैसिफिक रीजन, एंड 121 जो है इंडिया का रैंक ग्लोबली है आउट ऑफ 184। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? सिंगापुर ने टॉप किया है, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन। नाउ लेट्स कम टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट इन न्यूज़। कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला टॉपिक है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। तो आरबीआई ने अभी गाइडलाइन अनवील की है फॉर क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप क्या होता है? एक फॉर्म होता है इंश्योरेंस का, जहाँ पे हमारे जो हैं बॉन्ड इन्वेस्टर्स हैं वो पोटेंशियल डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट जो है बाय करते हैं कॉरपोरेशन से क्या? बॉन्ड। ठीक है, अगर अंडरलाइंग बॉन्ड्स जो हैं डिफ़ॉल्ट कर गए हैं तो इशूअर्स जो हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप के, जो भी ये इशूअर्स हैं बॉन्ड को इशू कर रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट के लिए पे करेंगे। प्रीमियम जो है चार्ज फॉर द रिस्क। सीडीएस जो है इशूड कौन करते हैं? इंश्योरेंस कंपनी कर सकती है, और बाई एनी परमिटेड रेगुलेशन फाइनेंशियल एंटिटी जैसे कि बैंक, वो भी कर सकते हैं। आरबीआई ने अभी डिफ़र कर दिया था तो सीडीएस को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2011 में, क्योंकि 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस का सीडीएस रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, फिर करेंसी स्वैप में आ जाते हैं। तो रिसेंटली सेंट्रल बैंक श्रीलंका ने अभी आरबीआई के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स वो किया है अंडर द सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। तो करेंसी स्वैप क्या होता है कि एक करेंसी स्वैप का मतलब होता है सिंपल कि एक करेंसी दूसरी करेंसी में कैसे चेंज हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, प्री डिटरमाइंड टर्म्स एंड कंडीशन के लिए। तो सार करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क जो है वो 2012 से एक बैकस्टॉप लाइनिंग है फॉर फंडिंग शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी। ठीक है, ये अवेलेबल जो है सारे सार्क मेंबर्स के लिए है, और जो भी बायलैटरल स्वैप एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनके लिए भी। और ड्रॉल्स जो हैं वो किस में ड्रॉल कर सकते हैं? यूएस डॉलर, यूरो एंड इंडियन रुपीज़। दीज आर द 3 करेंसी जो है सार्क के करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के अंदर हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू निधिज कंपनी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी एडवाइस किया है कि जो भी इन्वेस्टर्स निधि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका स्टेटस ज़रूर वेरीफाई कर लें बिफोर इन्वेस्टिंग देम। ठीक है, अर्लियर कंपनीज एक्ट 2013 और निधि रूल्स 2014 जो है अमेंड किया गया था फॉर बेटर रेगुलेशन ऑफ सच कंपनीज। तो निधि कंपनी जो है ये क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जो कि लेंडिंग और बोरोइंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करती हैं विद इन देयर, उनके जो मेंबर्स हैं उनमें और शेयर होल्डर्स में। ये जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करता है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। और आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि एफडीआई जो है वो प्रोहिबिटेड है अंडर द निधिज कंपनीज। मतलब एफडीआई जो है एफडीआई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता निधि कंपनीज में। ठीक है, नाउ कम टू प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो रिसेंटली आईडीबीआई जो बैंक है उनको आरबीआई ने मतलब पीसीए नॉर्म से हटा दिया है। अभी जो है करंटली 3 बैंक्स जो हैं पीसीए के अंदर हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूसीओ बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर है। तो पीसीए क्या है? बेसल 3 नॉर्म्स आपने पढ़ा होगा, उसमें पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क आया था। इसमें क्या है कि बैंक जो है जिनका वीक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो एनपीएस में है, तो उनको अंडर द वॉच लिस्ट ऑफ आरबीआई पुट किया जाएगा। पीसीए जो है 3 पैरामीटर्स मेजर करती है, जैसे कि कैपिटल रेशियो आपका कितना है, एसेट क्वालिटी बैंक का कितना है, और प्रॉफिटेबिलिटी कितना है बैंक का। अगर जो है ये तीनों में बैंक जो है सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो अंडर पीसीए आरबीआई जो है उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाएगा। जैसे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ब्रांच को एक्सपांड नहीं कर सकते, मैनेजमेंट कंपनसेशन, ये सब जो है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आरबीआई जो है रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है। ठीक है, नाउ कम टू स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ठीक है, एसपीएसी। एट प्रेजेंट रिसेंट रिपोर्ट ने सेबी ने फैसिलिटेट किया लॉन्च ऑफ एसपीएसी इन इंडिया। तो स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी कौन सी होती है? लिस्टेड शेल कंपनीज होती हैं। आपने पढ़ा होगा शेल कंपनीज जो होती हैं वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, लिस्टेड नहीं होती हैं, और शेल कंपनीज को इलीगल माना जाता है अपने कंट्री में। तो एसपीएसी जो है वो क्या है? लिस्टेड शेल कंपनीज है, जो कि किस पर्पज़ के लिए क्रिएट की गई कि जो अनलिस्टेड और प्राइवेट कंपनीज हैं उनके एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो एसपीएसी जो है उनका कोई बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता खुद का,
ये कैपिटल कहाँ से रेज करती हैं, आईपीओ से। बट इंडिया में जो है ये अलाउड नहीं है कि वो कैपिटल रेज करें आईपीओ से, ठीक है। ये इनको ये भी ब्लैंक चेक कंपनीज भी बोला जाता है। एज एसपीएसी जो है वो इन्वेस्टर्स को कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि कैसे और कैसे किस तरह कैसे हम यूज़ करते हैं कैपिटल्स को, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ब्रेंट क्रूड। तो सिक्योरिटी कंसर्न ने अभी रेज किया कि सऊदी अरेबिया जो है अपने ब्रेंट क्रूड का ऑयल का प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, $70 पर बैरल मार्क हो गया है। तो ब्रेंट क्रूड प्राइस जो है इंटरनेशनल बेंचमार्क प्राइस है कहाँ का, जो भी ओपेक कंट्रीज़ यूज़ करती हैं। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो कौन यूज़ करता है, यूएस ऑयल प्राइसेस का बेंचमार्क है, ठीक है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जो हैं वो ओपेक कंट्रीज़ के लिए है और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है वो यूएस के लिए है, ठीक है। तो ब्रेंट क्रूड जो है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, नॉर्थ सी से। और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है यूजली एक्सट्रैक्टेड कहाँ से किया जाता है, यूएस ऑयल फील्ड्स इन टेक्सास, लॉसिनिया एंड नॉर्थ डकोटा, ठीक है। सल्फर कंटेंट जो होता है दोनों में 1% होता है, जो कि स्वीट क्रूड ऑयल बनाते हैं इसको। और यहाँ पे लेस डेंस, तो इसलिए इसको ईजी होता है रिफाइन करना, और मोर अट्रैक्टिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। तो ये वेस्ट आपको पता होना चाहिए, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो है यूएस का ऑयल प्राइस है और ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है वो ओपेक कंट्रीज़ का है। नाउ रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्स ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो ये क्या है, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं, जो भी हमारे प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कर रहे हैं कुछ चीज़ों का, तो उनके लिए जो है ड्यूटीज़ को कट की जाएगी। जो भी जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज़ हो गई, डीजल टैक्स हो गए, पंचायत टैक्स हो गए, स्टैम्प ड्यूटी, इन सब को थोड़ा थोड़ा कट किया जाएगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को बूस्ट करने के लिए और इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए इन इंटरनेशनल मार्केट। तो बेनिफिट जो है अभी इसमें डिले हो रहे हैं, इसके कारण ये न्यूज़ में था। फिर आते हैं इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो सेबी ने अभी ईजियर रूल बताए हैं फॉर स्टार्टअप कि आप इन्वेस्टर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म में लिस्ट कर सकें। इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 2019 में हुआ था। ये क्या है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड स्टार्टअप्स जो हैं हमारी कंपनीज़ हैं, उनको अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक लिस्टिंग अपॉर्चुनिटी देती है आईजीपी के अंदर। ये क्या करेगी, कैपिटल अवेलेबिलिटी बढ़ाएगी जो भी कंपनी हमारी उनकी, एंड सिग्निफिकेंटली एंड हेंस एडेड एडवांटेज बताएगी, एनेबलिंग एग्जिट फॉर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, ठीक है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, आईआईपी। ये इंडेक्स क्या है, जब मैंने WPI पढ़ा था उसमें CPI वगैरह पढ़ाया था, ये भी एक इंडेक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को ट्रैक करता है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मेजर करता है, ठीक है, पर मंथ मेजर होती है। माइनिंग, इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 3 ब्रॉड सेक्टर्स आते हैं। और कोर सेक्टर्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, क्रूड ऑयल हो गया, सीमेंट हो गया, कोल हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स, इसका 40% वेटेज है अंडर द आईआईपी, ठीक है। तो 8 सेक्टर्स जो हैं हमारे कोर सेक्टर्स हैं। तो आपको कोर सेक्टर्स 8 जो हैं वो रटे होने चाहिए, और किसका हाईएस्ट वेटेज है और किसका लोवेस्ट वेटेज है वो भी। तो आईआईपी डेटा जो है कौन कंपाइल करता है और कौन पब्लिश करता है, मॉस्पी पब्लिश करती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नाउ कम टू इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज। तो ये कौन पब्लिश करता है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो DPIIT के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो रिलीज़ करते हैं इंडेक्स ऑफ 8 करोड़ इंडस्ट्रीज़। तो अभी डिक्लाइन हुआ है, 4.6% हुआ है इन ऑल 8 सेक्टर्स। तो 40.27% जो है वेट है सारे सेक्टर्स का। 8 कोर इंडस्ट्रीज सेक्टर्स में अगर बात की जाए तो रिफाइनरी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका सबसे हाईएस्ट वेटेज है, और जो हमारे फर्टिलाइजर्स प्रोडक्ट हैं उनके सबसे कम वेटेज है, ठीक है। नाउ कम टू सेफगार्ड ड्यूटी। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिजेक्ट कर दिया रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, ठीक है, कि आप 10% सेफगार्ड ड्यूटी लगाइए ऑन सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिजेक्ट कर दिया। तो सेफगार्ड ड्यूटी होती क्या है, सेफगार्ड ड्यूटी एक टेम्परेरी रिलीफ होता है जब भी हम इंपोर्ट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट, अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे कंट्री में आ रहा हो, तो जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को थ्रेटन कर रहा हो, जो मैंने जैसे कि लेट्स से चाइना से कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमारे यहाँ भी वो प्रोडक्ट बन रहा है, पर लोग चाइना के प्रोडक्ट इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि वो लेस पैसे में मिल रहा है, बट हमारा जो है हमारे यहाँ के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को थ्रेटन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सेफगार्ड ड्यूटी। तब हम क्या लगाते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी लगाते हैं। प्रोविजन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी जो है प्रिस्क्राइब किसके अंदर है,
कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 के अंदर। नाउ कम टू काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। तो आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो एक्टिवेट नहीं करेंगे काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर। ये भी किसके नॉर्म्स के अंदर आता है? बेसल III नॉर्म्स के अंदर आता है। तो ये क्या है? इक्विटी है, ये क्या है? इक्विटी कैपिटल है जो कि बैंक जो है अपना बिजनेस साइकिल मीट करने के लिए, जैसे अगर रिस्क हो जाए तो बैंक जो है अपना बिजनेस साइकिल को मीट करने के लिए कुछ इक्विटी कैपिटल जो है असाइड रखता है। एम क्या है? आप एक ऐसा बफर बनाइए कैपिटल गुड टाइम्स, जब बैंक का बहुत अच्छा टाइम चल रहा हो तब आप एक कैपिटल बफर बना लीजिए जो कि आप डिफिकल्ट टाइम्स में यूज़ कर सकें। ये क्या करता है? बैंकिंग सेक्टर्स का जो लेंडिंग है, इंडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है। ये क्या है? बेसल III नॉर्म्स का पार्ट है, 2010 में जब आया था एज अ पार्ट ऑफ क्रिएटिंग रिसाइलेंट बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम। आरबीआई ने इशू किया था गाइडलाइंस इन 2015, बट उन्होंने रेशियो कितना कब के रखा था? 0% रखा था एवर सिंस। फिर आते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। तो बहुत न्यूज़ में रहा है अभी, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या किया है? डिसाइड किया है कि वो ऑपरेशन ट्विस्ट अंडरटेक करेंगे कि 10 साल का जो यील्ड है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का उसको कम करेंगे और मॉनेटरी ट्रांसमिशन को ड्राइव करेंगे। ऑपरेशन ट्विस्ट होता क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है कि वो लॉन्ग टर्म जो डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल करेगी, उनको बाय करेगी मार्केट से, और जो शॉर्ट टर्म डेटेड सिक्योरिटीज़ हैं उनको देगी। तो जब भी सेलिंग शॉर्ट टर्म तो मनी जो है हमारे बैंक के पास आएगी, और लॉन्ग टर्म डेटेड सिक्योरिटीज़ जब बाय करेगी तो मनी जो है इकोनॉमी में भी रहेगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। कन्वेंशनल ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो सेंट्रल बैंक में बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ फॉर सेम ड्यूरेशन, ठीक है, सेम ड्यूरेशन में वो बाय और सेल करेगी। फिर आते हैं करेंसी वॉच लिस्ट। तो यूएस ने अभी 11 कंट्रीज़ को अपने अंदर करेंसी वॉच लिस्ट के अंदर रखा है, तो उसमें इंडिया भी एक कंट्री है। तो इन लिस्ट जो है उन कंट्रीज़ को इंक्लूड करता है जब यूएस फील करता है कि वो जो कंट्रीज़ हैं अपनी अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस, मतलब डेलिब्रेटरी जो है अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट कर रही हैं टू अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, तो उनको जो है कंट्री जो है यूएस जो है करेंसी वॉच लिस्ट में रखता है। डेजिग्नेशन जो है कोई पेनल्टीज अट्रैक्ट नहीं करते, बट ये कॉन्फिडेंस को लो करते हैं इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में। फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो ओकेजनली ट्रांजैक्शन करते हैं गुड्स और सप्लाई सर्विसेज का, बट वो कोई भी फिक्स प्लेस उनका कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में और रेसिडेंस नहीं है इंडिया के, ठीक है। तो अंडर द जीएसटी इनके लिए सेपरेट प्रोविजन बनाया गया है। तो जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन वो जीएसटी में तभी कराएंगे जब वो कुछ थ्रेशोल्ड जो है जो प्रोवाइड किया गया है टर्नओवर का वो अचीव कर ले, तभी वो रजिस्टर होंगे जीएसटी के अंदर। बट नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल जो पर्सन है उनके लिए कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं किया गया है, ठीक है। वो कंपलसरी उनको रजिस्टर करना पड़ेगा इंडियन जीएसटी लॉ के अंदर, इररिस्पेक्टिव उनका थ्रेशोल्ड टर्नओवर कितना है, ठीक है। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी ही रजिस्टर करना पड़ेगा जीएसटी लॉ के अंदर, पर डोमेस्टिक जो टैक्स पेयर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन के लिए एक थ्रेशोल्ड टर्नओवर लाना पड़ेगा, तभी वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक बार इसको और पढ़ लीजिएगा। फिर आते हैं कन्वेंशन ऑन द रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड, जिसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एक की इंस्ट्रूमेंट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, जो कि 2 बेसिक कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड। तो आर्बिट्रल अवार्ड जो है जो भी मेड इन टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट, कोई भी हमारी दूसरी कंट्री अगर वहाँ पे किसी जो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उन्होंने अवार्ड दे दिया हो, ठीक है, तो उसका फर्स्ट है। फिर कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, when seized of a matter in respect of which party have the arbitration agreement must request one of the party refer them to arbitration, ठीक है। तो अगर वहाँ पे कोई मैटर सीज्ड हो गया हो तो वो आप दूसरे कंट्रीज़ का जो वो है वहाँ पे आर्बिट्रेशन के लिए दे सकते हैं। ये एडहर कौन करता है? मोर बाई 160 कंट्रीज़, और इंडिया भी इसका पार्ट है। फिर आते हैं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़। तो बेटर दैन कैश अलायंस जो है ये अभी इसके साथ इंडियन गवर्नमेंट ने और फिकी ने होस्ट किया है मर्चेंट डिजिटाइजेशन समिट 2021। तो बेटर देन कैश अलायंस क्या है? ये यूएन बेस्ड है, जिसका कंपनीज जो है हमारी गवर्नमेंट है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि पार्टनरशिप करती हैं कि आप जो है ट्रांजिशन करिए, मतलब कैश ज़्यादा ना यूज़ करिए और डिजिटल पेमेंट यूज़ करिए टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये क्या है? डिजिटलाइजिंग जो मैकेनिज्म है उसको एनहांस करेगा, एफिशिएंसी बूस्ट करेगा, विमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन करेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएगा, ठीक है।
फिर आते हैं सेंट्रल रेवेन्यू कंट्रोल लेबोरेटरी, जो कि न्यू दिल्ली में है। तो ये क्या है, इसको अभी रिकग्नाइज़ किया गया है रीजनल कस्टम लेबोरेटरी फॉर वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। तो CRCL जो है वो 1939 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो 14 रेवेन्यू लेबोरेटरीज में है। ये फील्ड फॉर्मेशन असिस्ट करता है इन केमिकल एनालिसिस, जैसे कि ट्रेड कमोडिटीज़ हैं, ड्यूटी असिस्ट करता है। सॉरी। तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है। ये क्या डेवलप करता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड डेवलप करता है एंड फॉस्टर करता है कोऑपरेशन टू फैसिलिटेट लेजिस्लेटिव ट्रेड। इंडिया जो है अभी वाइस चेयर बना है एशिया पैसिफिक रीजन ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का फ्रॉम 2018 to 20 के लिए, ठीक है। फिर आते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आई थिंक इंटरनेशनल रिलेशन में मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो पाकिस्तान जो है अभी 27 पॉइंट जो है उनको एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और उसके लिए वो टाइम मांग रहा है, ठीक है। तो पाकिस्तान किसके अंदर अंडर रखा गया, ग्रे लिस्ट के अंदर रखा गया है FATF के। किस चीज़ के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, मतलब टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। FATF जो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में इस्टेब्लिश की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, अदर रिलेटेड थ्रेट्स जो इंटीग्रिटी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को इंटीग्रिटी को थ्रेट करते हैं, इंडिया जो है FATF का मेंबर है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ इकोनॉमिक टॉपिक। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कल मैं एनवायरनमेंट शुरू करूँगी, तो आप उसके लिए ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा टॉपिक, तो आपको ईजी पड़ेगा। थैंक यू सो मच।